दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोक फैक्ट्स एंड टॉक्स पर। दोस्तों जुडिस्प्रूडेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सनैलिटी। दोस्तों जैसा कि वर्ड से ही हमें पता लग रहा है, लीगल पर्सनैलिटी वर्ड का मतलब क्या रहेगा ये अपन आज के वीडियो में समझेंगे। लीगल पर्सनैलिटी में लीगल वर्ड का मतलब होगा जिसे विधि द्वारा मान्यता देता है या कानून जिसे मान्यता देता है उसे लीगल कहेंगे। और ये जो पर्सनैलिटी वर्ड है ये किसी पर्सन को डिनोट करता है। ये सा लीगल पर्सनैलिटी को मैं बता रहा हूँ। लीगल जो है, लीगल का अर्थ होगा जो कानून जिसे मान्यता देता है वो लीगल कहलाएगा, और पर्सनैलिटी का मतलब रहेगा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति। तो कहा जा सकता है एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था, चीज़ जो कानून से मान्यता प्राप्त है, लीगल पर्सनैलिटी होगा। अगर बात करें अपन लीगल पर्सनैलिटी की, तो ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई केस फाइल किया जा सकता है, या वो स्वयं किसी दूसरे पे केस कर सकता है, या वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके पास राइट और ड्यूटीज दोनों होती हैं, वो व्यक्ति विधिक व्यक्ति कहलाएगा। अतः कहा जा सकता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम विधिक व्यक्ति उसे कहेंगे जो व्यक्ति किसी के ऊपर केस करने का अधिकार रखता है, उसके ऊपर कोई केस कर सकता है, वह कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके ऊपर ड्यूटीज होती हैं और कुछ राइट्स भी उसके ऊपर डाले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको कानून द्वारा कुछ राइट दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, ये देखना है आपने। एक व्यक्ति है, मैं हूँ, मेरे को कानून ने कुछ राइट दिए। अगर मेरे साथ कुछ बदतमीजी होती है कल को, तो मैं मेरा जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है उसकी शिकायत किसी को कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। दूसरा, मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कुछ राइट और ड्यूटी है या नहीं, संविधान के द्वारा है, तो मैं एक विधिक व्यक्ति कहलाऊँ। विधिक व्यक्ति का जो शब्द का अर्थ है, जैसे मैंने बताया, अंग्रेजी शब्द में इसे पर्सन कहा जाता है। व्यक्ति शब्द जो है, इसमें अंग्रेजी में इसे पर्सन कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक विचारशील प्राणी। पर्सोना शब्द का क्या अर्थ होता है लैटिन भाषा में? एक विचारशील प्राणी। एक विचारशील प्राणी जो होता है उसे इन्होंने विधिक व्यक्ति कहा है। अब व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं ये बात करते हैं। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग और दूसरा होता है एक प्राकृतिक व्यक्ति और एक विधिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग जिसमें होता है, उसको अपन प्राकृतिक व्यक्ति कहेंगे। जैसे कोई भी जो मानव है वो प्राकृतिक व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। सिंगल जो पर्सन जो रहेगा वो प्राकृतिक व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। विधिक व्यक्ति में क्या आएगा? जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो जिंदा नहीं है, मतलब निर्जीव वस्तुएं हैं, वो जैसे मूर्ति इसमें आएगा विधिक व्यक्ति में। दूसरा जो है इसमें, दूसरा है निगम, कल्ब और कंपनी, कोई संस्था जो रजिस्टर्ड है, ये सब विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। अब इसकी लीगल पर्सनैलिटी की खूब सारी परिभाषाएं अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपने अपने विचार से दी हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। सामान्य क्या कहते हैं विधिक व्यक्ति के बारे में? जिसे कानून, अधिकार और कर्तव्य, ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसे कानून, अधिकार और कर्तव्य के भार को वहन करने के योग्य समझे। अब इन्होंने कहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून और कर्तव्य, कानून अधिकार देता है और कर्तव्य देता है, का अधिकार और कर्तव्य को वहन करने योग्य समझे। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कानून की नज़र में अधिकार और कर्तव्य रखता हो, वो विधिक व्यक्ति कहलाएगा। दूसरा, गरे क्या कहते हैं? व्यक्ति का अस्तित्व है, व्यक्ति एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकते हैं। मतलब इन्होंने भी यही कहा है कि व्यक्ति जो होता है वो एक अस्तित्व होता है। संस्था हुई, कोई मान लो कोई कंपनी है, वो अस्तित्व ही तो है। अब संस्था में कोई ऐसे है क्या कि जो संस्था है वो लिविंग थिंग्स है?
वो है तो एक 5-10 ग्रुपों का, व्यक्तियों का समूह जो किसी संस्था के नाम से है, वो जिस पर अधिकार और कर्तव्य, अब संस्था है, संस्था पे कोई केस नहीं कर सकता क्या? कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है तो कंपनी के खिलाफ केस करता है, नहीं करता है? ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति संस्था में कुछ गड़बड़ करता है तो कंपनी उस पर केस कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये इन्होंने कहा। अब जो विधिक व्यक्ति होता है, इसके लिए ये विधिक व्यक्ति है, कानून की रचना है, विधि द्वारा जिसे व्यक्तित्व दिया जाएगा वही व्यक्ति है। अब जैसे विधिक व्यक्ति में व्यक्ति कौन होगा? जो संस्था है, इसको अपन व्यक्ति मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये यहाँ पे कहा गया है। अब इसके कुछ एक बताए गए हैं कि किसको अपन मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। सबसे पहले जानवर होता है। अब अपन बात करते हैं कि जानवर को अपन विधिक व्यक्ति मानेंगे या नहीं मानेंगे। दोस्तों, भारत में कोई भी जानवर को विधिक व्यक्ति नहीं माना गया है। जानवर को विधिक व्यक्ति क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि वो ना तो केस कर सकता है, ना उस पर कोई केस कर सकता है, और ना ही ऐसे कोई अधिकार रखता है। दूसरा, मृत व्यक्ति की विधिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। कोई भी मृत व्यक्ति होता है, इसके बारे में भारत में वैसे तो इसको विधिक व्यक्ति नहीं माना गया है, लेकिन कुछ एक जो विधि शास्त्री हैं, इनका मानना ये है कि मृत व्यक्ति जो होता है वो विधिक व्यक्ति होता है। क्योंकि मरने के उपरांत भी उसका, जैसे मान लो मरने से पहले उसने एक अपना जो संपत्ति जो था उसके लिए एक वसीयत कर जाता है कि भाई वो संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को ना दी जा करके और किसी और संस्था या किसी और व्यक्ति के नाम वो वसीयत करके जाता है। तो व्यक्ति मरने के बाद भी उसने कुछ अपने अधिकार और कर्तव्य जो थे वो छोड़ के जाता है। तो कुछ एक विधि शास्त्री जो हैं वो ये कहते हैं कि मृत व्यक्ति जो होता है उसकी विधिक स्थिति में उसको विधिक व्यक्ति माना जाए, लेकिन भारत में मृत व्यक्ति को विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता है। तीसरा, अपन बात करते हैं किसी अनबोर्न चाइल्ड की। जो दोस्तों, जो अनबोर्न चाइल्ड जो होता है वो उसको भारत में विधिक व्यक्ति माना गया है। उसके लिए एक शर्त है कि वह जब भी पैदा हो जीवित पैदा हो, ये एक शर्त रखी गई और उसको विधिक व्यक्ति माना गया है और उसको अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। फोर्थ पॉइंट आता है, मूर्ति को विधिक व्यक्ति माना जाता है, नहीं माना जाता। दोस्तों, मूर्ति होती है, मूर्ति को एक विधिक व्यक्ति माना गया है यहाँ पे भारत में, क्योंकि जैसे मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा हुई तो जो पुजारी होते हैं वो मूर्ति को जीवित उसमें देखते हैं, रूप में देख करके उसकी पूजा करते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही चर्चित एक केस लो है, प्रेमनाथ मलिक वर्सेज प्रद्युम्न मलिक केस है। इसमें मूर्ति जो होती है, आइडल जो होती है, उसको एक विधिक व्यक्ति माना गया है। ऐसे ही निगम को विधिक व्यक्ति मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये कहा गया है। निगम किसे कहेंगे? सबसे पहले तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक जुट होकर के काम करे, एक नाम से काम करे, उसे अपन निगम कहेंगे। अब निगम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एकल निगम, एक समष्टि निगम। एकल निगम में क्या होगा कि एक व्यक्ति है वो अगर काम कर रहा है तो एकल निगम के अंडर आएगा। जैसे अपने पोस्ट मास्टर हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, ये सब एकल निगम में आएंगे। दूसरा समष्टि निगम होगा। समष्टि निगम में मतलब अधिक व्यक्ति जो मिलकर के किसी एक कार्य को करें। जैसे LIC हो गई, LIC जो है उसमें कितने लोग कार्यरत हैं। RBI हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिका हो गई, ये सब इसके अंदर आएंगे। दोस्तों, जो समष्टि निगम है ये ज़मीन खरीद भी सकता है, एग्रीमेंट भी कर सकते हैं और ज़मीन को बेच भी सकते हैं। अब निगमित व्यक्ति के क्या क्या सिद्धांत हैं ये यहाँ पे समझाए गए हैं अपने को, तो अपन उनकी एक एक करके बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। जैसे कोई कंपनी या संस्था है वो किस किस सिद्धांतों पे कार्य कर सकती है, ये यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला है कल्पना का सिद्धांत। अब लोग अनेक विधि शास्त्री जो थे वो अपने अपने विचार से इन सबको बता रहे हैं कि क्या क्या सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत पे ये सब कार्य कर सकते हैं। सब पहला है कल्पना का सिद्धांत। इसको सामंड मानते हैं, ग्रे मानते हैं, सेमिनी और हॉलैंड ऐसे जो विधि शास्त्री थे वो इसको बखान करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ
कल्पना के सिद्धांत की। लोगों दोस्तों ये जो है इनका विधि शास्त्र में ये मानना है कि निगमित व्यक्ति जो निगम जो है इसका अस्तित्व जो है वो एक कल्पना मात्र है। मतलब वो कहते हैं जो इकट्ठे हुए लोग हैं ना उनके विचारों के आधार पर जो है ये चलता है, निगम जो है चलता है। उन्होंने ये क्यों कहा है, जैसे कोई कंपनी है वो एक रियल में कंपनी कोई लिविंग थिंग नहीं है। कंपनी के जितने भी पार्टनर जो हैं उनकी कल्पनाओं से ये कंपनी चलती है और उनके जो विचार होते हैं उनके आधार पर कंपनी का काम चलता है। इसलिए इन्होंने इसको कल्पना का सिद्धांत के अंदर रखा है। दूसरा कहते हैं रियासत का सिद्धांत, रियायत का सिद्धांत कहा गया है। रियायत का सिद्धांत इसको इसलिए कहा गया है, जो विधि शास्त्री है इनका मानना है स्टेट जो है ये निगम को मान्यता देता है, जब चाहे मान्यता खत्म कर सकता है। मतलब इसकी जो पूर्ण अथॉरिटी जो होती है वो स्टेट के पास में होती है। कोई भी कंपनी है इसको स्टेट जब चाहे ख़त्म कर सकता है और स्टेट के द्वारा ही मान्यता दी जाती है, यह यहाँ पे कहा गया। तीसरा कहा गया यथार्थवादी सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, एक समूह जो होता है उसके पास एक माइंड अस्तित्व होता है और पावर भी होती है। इन्होंने कहा है जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का पावर जो होगा जो उसके पार्टनर होंगे उनके पास होता है और उनका माइंड भी उन पार्टनर्स को ही कहा जाएगा, क्योंकि जो कार्य होगा कंपनी में वो उन पार्टनर्स के बिहाफ पर ही होगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कोष्टक का सिद्धांत। कोष्टक के सिद्धांत में क्या कहा है कि निगम के सदस्य व बनाए गए नियमों पर एक पर्दा होता है, एक तरह का पर्दा होता है जिसे हटाने पर रियल स्थिति का पता चलता है। निगम में जितने भी सदस्य होते हैं वो और उस निगम में जितने भी बनाए गए नियम हैं वो एक पर्दे की तरह होते हैं और उनके ऊपर रियल स्थिति का पता जब उस पर्दे को हटाते हैं तब पता चलता है। यहाँ पे ये कहा गया मतलब कोई कंपनी है और कंपनी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको ये कहा है कि कंपनी के लिए एक पर्दे समान होते हैं वो नियम, और जब उन नियमों को फॉलो किया जाता है तो उसको पर्दे को हटाना यहाँ पे कहा गया है। जैसे कोई कंपनी है उसके स्टेट द्वारा जो नियम उसको बनाए गए हैं, अब वो कंपनी उन चीज़ों को मानेगी तब तो वो एक विधिक व्यक्ति के रूप में इसको माना जाएगा, और अगर वो नहीं मानती है तो इसको विधिक व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पे कहा गया है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है प्रयोजन का सिद्धांत। इसमें ये कहा गया है, ये जो सिद्धांत जो है एक अलग अलग विधि शास्त्र के मत जो है इनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रयोजन के सिद्धांत में जो विधि शास्त्री है उनका कहना है किसी निर्जीव व्यक्ति को जो पर्सनैलिटी है वो अपन नहीं दे सकते हैं, उनका मानना ये है। दोस्तों ये था आज का अपना बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लीगल पर्सन, जिसको अपन ने पढ़ा कि लीगल पर्सन किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, विधिक व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं और विधिक व्यक्ति अपन किन किन को कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, और अंत में अपन ने पढ़ा विधिक व्यक्ति के बारे में अलग अलग विधि शास्त्रों के क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, ये सब आपने पढ़ा। दोस्तों आप सबका धन्यवाद क्लास लगाने के लिए।